जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी वर्ष का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज चर्चा करते हैं केजरीवाल साहब द्वारा बनाए गए वाहनों की और कोर्ट, ईडी और सीबीआई द्वारा क्या क्या एक्शन हुआ है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं संजय सिंह की बेल कोर्ट ने क्यों डिनाई की। तो इसका सीधा सा जवाब है सबूतों के आधार पर, क्योंकि इनके वकील कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे महारथी लोग होते हैं। तो सीधी सी बात है कि संजय सिंह की बेल ईडी और सीबीआई द्वारा प्रोड्यूस किए गए सबूतों के आधार पर की गई है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राहुल रेवेन्यू कोर्ट में सम्मन जारी किया गया है केजरीवाल के खिलाफ उपस्थित होने के लिए। तो वहां पर केजरीवाल साहब ने अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने 16 तारीख तक का समय दिया है। आप पार्टी के प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं वह बस बयानबाजी मात्र है। मैं एक दिन एक इंटरव्यू देख रहा था आतिशी जी का और सुधांशु जी का। तो उसमें आतिशी जी बोल रही थी कि ईडी सीबीआई सब होता है, लाकर से सिर्फ झुंझुना मिला है। यानी कि कुल मिलाकर आतिशी जी के कहने का मतलब था कि यह सब वाकयात राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है और केस जो है वो झूठा। आतिशी जी के हिसाब से अगर केस झूठा है तो इन लोगों को, जो नेता आप पार्टी के जेल में बंद हैं, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही। इतने महंगे वकील होने के बावजूद भी इन्हें बेल नहीं मिल रही। इसका मतलब सीधा सा है कि ईडी और सीबीआई द्वारा प्रोड्यूस किए गए सबूत बहुत ही स्ट्रांग है। संजय सिंह की बेल के समय मुद्दा आया कि कोई भी साक्ष्य या गवाह नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दिनेश अरोरा, जिसने वास्तव में रिश्वत दी है, वो सरकारी गवाह बन गया है और सारी कहानी बताई है उसने ईडी को, और ईडी ने उस सारी कहानी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। संजय के वकीलों को सुनने के बाद में कोर्ट ने उन सारी दलीलों को सिरे से ही खारिज कर दिया और बेल कैंसिल कर दी। जब इनके बयान प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने रिलाई किया कि पीएमएलए कानून के अंतर्गत ही ये सब नहीं कवर हो रहा है, बल्कि यह सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के अंतर्गत भी यह कवर हो रहा है, जिसके अंदर 15 मिनट का समय दिया मजिस्ट्रेट साहब ने और किसी भी दबाव आदि के बारे में पूछा कि यदि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव वगैरह है बता सकते हो मुझे। उसके 15 मिनट के बाद में बयान की रिकॉर्डिंग शुरू की। अब पीएमएलए और मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान दोनों को रिलाई किया है कोर्ट ने। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि रमन चावला ने ही बयान को बोला है कि दिनेश अरोड़ा ने जो कहा है वह सब सही है। रमन चावला ये वही व्यक्ति है जिसने सर्वेश को 1 करोड़ रुपए संजय के घर पर दिए थे। ईडी ने बाकायदा डिजिटल फुटप्रिंट वगैरह सब कुछ पेश किया है और इनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर यह सब कुछ साबित करने के लिए काफी है। इन सभी व्यक्तियों की मोबाइल लोकेशन जो थी एक ही टावर पे, एक ही जगह पे थी। इन सभी साक्ष्यों को कोर्ट ने कंसीडर किया है और संजय सिंह की बेल को खारिज कर दिया। नरेंद्र नरूला, अभिषेक और चंदन रेड्डी, इनने 4 करोड़ रुपया पहुंचाया था। इसके भी सबूत कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए ईडी और सीबीआई द्वारा। क्या इसके बाद में आप पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से और केजरीवाल जी सभी की तरफ से पैसा नहीं मिला है, यह आरोप लगाया गया। इस पर कोर्ट ने कहा है कि आज के समय में कोई भी पैसा बैंक में नहीं लेगा, रिश्वत का पैसा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं लेगा, बल्कि लेगा तो कैश में लेगा। और उसे क्या करना है इसका सबको पहले से ही प्लान बना रखा होगा। यानी कि कोर्ट ने माना है कि पैसा चला है और कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि रिकवरी कोई मुद्दा नहीं है। यह सब आगे की जब फर्दर प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जाएगी उसके अंदर क्लेरिफाई होगा, उसके अंदर स्थापित हो गया। यहाँ पर एक और चर्चा करते हैं मनीष सिसोदिया की जो जमानत निरस्त हुई है, वह सुप्रीम कोर्ट में 330 करोड़ रुपए का घपला साबित होता है, ऐसा कहा है कोर्ट।
अच्छा, यहाँ पर एक और भी नेता सत्येंद्र जैन, आप पार्टी के जो हैं, वो भी बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसके बाद में चर्चा करते हैं केजरीवाल जी के जो बयान है ईडी के ऊपर किस हैसियत से बुला रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि यह सब बताना जरूरी नहीं है। इन सब बातों को जिस तरह कोर्ट ने जवाब दिया है, संजय फिर सिसोदिया, इनकी बेल कैंसिल की है, अस्वीकृत की है। उसके बाद में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने भी आदेश दिया है। इसके बाद में कल की डेट में 8वां सम्मन भी जारी किया गया है केजरीवाल साहब को ईडी के द्वारा। और कोर्ट के आदेश के बाद में ऐसा लग रहा है कि ईडी के समक्ष अपीयर ही होना पड़ेगा। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि क्या केजरीवाल जी भी हेमंत सोरेन की राह पर चल रहे हैं? वकील तो वही हैं इनके भी। ईडी ने 8वां सम्मन इशू कर इनको 4 मार्च को बुलाया पूछताछ के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हेमंत सोरेन को 10वां सम्मन डिलीवर करने के बाद में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तुम केस राउस रेवेन्यू कोर्ट में, तो आप प्रवक्ता का कहना है कि ईडी ने कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, वहाँ क्या जवाब मिलता है इसका इंतजार करना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए ईडी ने। ईडी ने तो ऑलरेडी कोर्ट का सम्मान करते हुए ही कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके पहले 2 नवंबर को केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बहाना आता है एमपी के चुनाव प्रचार में बिजी हैं। उसके बाद में 21 दिसंबर को विज्ञापना के लिए जाना है, ऐसा बयान आता है इनकी तरफ से। उसके बाद 13 जनवरी को ईडी के लिए नसीहत होती है कि पारदर्शिता नहीं है ईडी के संबंध में। उसके बाद में 18 जनवरी को इसलिए पेश नहीं होते हैं कि बोलते हैं केजरीवाल साहब की ईडी का मकसद है गिरफ्तार करना, हम पेश नहीं होंगे। उसके बाद में 31 जनवरी को एक नया बहाना, 19 फरवरी को 6ठा सम्मन आता है, तब भी एक नया बहाना, 7वां सम्मन 26 फरवरी को बहाना आता है केस कोर्ट में विचाराधीन है। तो विचाराधीन तो है कोर्ट ने, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने भी बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। और केजरीवाल की बात फेस टाइम ऐप से हुई है, विजय नायर ने बात करवाई। विजय नायर का अक्सर सीएम ऑफिस में आना जाना रहता था। विजय नायर ने पॉलिसी की बात सभी व्यापारियों से करवाई और केजरीवाल साहब की बात करवाई। यह सब सारे के सारे सबूत कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं ईडी ने। इन सभी को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। नहीं तो या तो आवश्यक है कि राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जो डेट दी है उसमें अपीयर होने के बाद में या तो केजरीवाल साहब को अपीयर होना पड़ेगा या तो गिरफ्तार होना ही पड़ेगा हेमंत सोरेन की तरह। हमारे फैक्ट्स आप सभी को सही लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके अपने विचार भी रखें। आपके कमेंट ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। जय हिंद, जय भारत।